हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं भारत के सबसे महत्वपूर्ण पेचीदे वर्ष 1990 की 3 घटनाओं को एक साथ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो 3 घटनाएं आज तक भारत की राजनीति को और समाज को प्रभावित कर रही हैं। बहुत बार जानकारी न होने के कारण नेता इस पर लोगों को गलत बता करके भ्रमित करते हैं। बहुत बार लोग सही जानकारी के नाते स्वयं भ्रमित रहते हैं। लेकिन आज भी 1990 की घटनाएं प्रभाव डाल रही हैं समाज में। 1990 में 3 घटनाएं घटी थी। जनवरी 1990 से मार्च 1990 तक लगातार 3 महीनों तक कश्मीरी पंडितों का कश्मीर घाटी में कत्लेआम हुआ और उनका वहां से पलायन हुआ। सरकार किसकी थी, किसने क्या किया, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वर्ष 1990 के अगस्त में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई और पहली बार भारत में ओबीसी समुदाय को संवैधानिक मान्यता मिली और उसे आरक्षण मिला, जिसके खिलाफ सवर्ण समाज के उस समय के विद्यार्थी बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन में उतर गए। कईयों ने आत्मदाह की, कुछ एक की गोली में मौत हुई, यानी वह भी हिंसक आंदोलन रहा। तीसरी बात, सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने गुजरात से अयोध्या के लिए कार सेवा आरंभ करने के उद्देश्य से रथ यात्रा आरंभ की, जो गुजरात से चलकर सासाराम गई, पहले बिहार। वहां लालू प्रसाद यादव जी ने उनको गिरफ्तार किया, वो वहीं गिरफ्तार थे। अयोध्या में यहाँ कार सेवा हुई। सरकार ने मना किया था, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, फिर भी हुई। सरकार ने गोली चलाई, बहुत सारे कार सेवकों की मृत्यु हुई और बाद में राम मंदिर बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया जो आज तक प्रभावित कर रहा है। ये तीनों ही घटनाएं एक ही राजनीतिक वर्ष 1990 में हो गई हैं, एक ही वर्ष में हुई हैं। आप इन तीनों घटनाओं में नेताओं का चरित्र देखिएगा। अगर आप निष्पक्ष होकर तथ्यों को देख लेना तो आपकी आंख से पट्टी खुल जाएगी कि देश क्यों आगे नहीं जा पाता है और फिर क्यों आप फला धर्म दोषी, फला जाति दोषी में ही अटके पड़े रह जाते हैं। चलिए मैं चित्र के माध्यम से इसको दिखाता हूं। शुरुआत करते हैं वर्ष 1984 की इस तस्वीर से। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को उन्हीं के सुरक्षाकर्मी उनके सरकारी आवास सफदरजंग रोड पर गोली मार करके उनकी हत्या कर देते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण निधन होता है और उस समय इनके बेटे राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इनके समय में, इनके कार्यकाल में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी रक्षा मंत्री होते हैं। बोफोर्स तोपें खरीदी जाती हैं स्विट्जरलैंड से। वही बोफोर्स तोप जो कि कारगिल युद्ध में भारत की विजय का प्रमुख कारण बनी है, उसमें दलाली का आरोप लगता है। स्वयं रक्षा मंत्री जी आरोप लगाते हैं और इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस से। जनता दल में शामिल होते हैं, बहुत सारे दलों को मिला करके जनता दल बनाया जाता है। आज की मेनका गांधी राजीव गांधी के छोटे भाई की पत्नी जनता दल में शामिल होती हैं, प्रमुख नेता के तौर पर होती हैं वो। बीपी सिंह जनता दल के सर्वमान्य नेता तो नहीं है, लेकिन बड़े नेता हैं। वर्ष 1989 में लोकसभा का चुनाव होता है नवंबर में और कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं पाती है। 531 चुनी हुई सीटें और 2 एंग्लो इंडियन, कुल 533 सीटों पर उस समय लोकसभा होती थी। उसमें 197 यानी 200 में 3 सीट कम कांग्रेस को मिलती है। 145 सीट, कहीं कहीं 144 पढ़ेंगे आप, कहीं 143 भी पढ़ेंगे, लेकिन 145 सीट बीपी सिंह जनता दल को मिलती है। 33 सीट कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को मिलती है और 85 सीट्स बीजेपी को मिलती है। बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी और जनता दल के साथ तेलुगु देशम पार्टी और डीएमके, ये सब मिला करके सरकार बनती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक घटना इसके पहले और होती है कि ये जाते हैं जामा मस्जिद में और मुसलमानों का समर्थन पाने के लिए वहां के मौलाना इमाम बुखारी से मिलते हैं। इमाम बुखारी ने 1989 के चुनाव में फतवा जारी किया था कि इस बार वोट कांग्रेस को नहीं जनता दल को मिलना चाहिए और उसके बाद कई बार इन्होंने फतवा जारी किया। बाद में मुसलमान इनसे चिढ़ गए, इनके फतवा का कोई महत्व नहीं रहा। जरा सोचिएगा, इनको फतवा क्यों जारी करना पड़ा था, क्यों किए थे? क्योंकि उस समय तक 1989 के चुनाव तक प्रायः मुसलमान कांग्रेस के साथ थे। बड़ी जातियां यानी सवर्ण, खासकर ब्राह्मण और ब्राह्मण
के स्वभाव से मेल खाने वाली ऊंची जातियां और ओबीसी की भी वो जातियां जो ब्राह्मणों के संपर्क में ज्यादा रही हैं परंपरागत रूप से, ये एससी और एसटी, ये सब भी कांग्रेस में होते थे। इसी नाते कांग्रेस प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतती थी। ये अलग बात है कि कांग्रेस पर जहां ब्राह्मणों को ये लगता था कि ये बहुत कुछ आरक्षण दे रही है और बहुत सारा इनके लिए कर रही है, नीचे के समुदाय के लिए, उनमें नाखुशी थी, तो वहीं मुसलमानों को लगता था कि हमारा वोट तो लिया लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया। उधर एससी एसटी के लोगों को लगता था कि ये उतना नहीं दे रही है जितना इनको देना है। ओबीसी को तो कांग्रेस ने दिया ही नहीं था समुदाय के तौर पर। राजपूतों की अगर बात करें तो जमींदारी उन्मूलन और रियासतों का जो अधिग्रहण हुआ था, जो प्रीवी पर्स बंद हुआ था, उसके कारण बहुत से रियासतदार कांग्रेस से खार खाए बैठे थे, हमेशा वो विरोध में रहा करते थे। आपको बता दें, जयपुर घराने की महारानी गायत्री तो इंदिरा जी के खिलाफ चुनाव तक लड़ी थी, उनकी पार्टी के खिलाफ हार गई थी, जनसंघ में शामिल हुई बाद में। आज भी जान लीजिए कि जनसंघ और भाजपा को रियासतदारों का बहुत बड़ा समर्थन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर रियासतदार कांग्रेस के भी साथ हैं, चाहे वो सिंधिया घराना हो, दिग्विजय सिंह हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, अर्जुन सिंह हो, तो तमाम राजघराने कांग्रेस के भी साथ रहे हैं। लेकिन अगर बहुत अपवादों को एक को छोड़ दिया जाए तो रियासत घरानों की राजनीति इस पर चलती है कि कौन सत्ता में रहेगा। वो न जाने कितने सैकड़ों सालों से राजनीति में रहे हैं वो लोग, सत्ता में रहे, तो उनकी बात उसी ढंग से समझिएगा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुसलमान मतदाता भी कुछ पैमाने पर छिटक गया था। बोफोर्स तोप के खिलाफ जो घोटाले का आरोप लगा था, उससे राजीव गांधी सरकार बच नहीं पाई। सबसे बड़े दल होने के बावजूद भी, अब तो उतने पर सरकारें बन जाती हैं, कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया और बीपी सिंह जी सरकार बनाते हैं, ये प्रधानमंत्री बनते हैं। इनको समर्थन कौन देता है बाद में चर्चा करेंगे। मुलायम सिंह यादव जी जनता दल के नेता के नाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। लालू प्रसाद यादव जी जनता दल के नेता के नाते बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। मैं खैर दो ही मुख्यमंत्रियों का नाम बताना यहां अपने प्रयोजन के लिए आवश्यक समझ रहा हूं, अन्यथा हरियाणा में भी जनता दल के ही मुख्यमंत्री बने थे। जनता दल की सरकार को समर्थन किन्होंने दिया? अटल और आडवाणी की बीजेपी ने, जो 1984 के चुनाव में महज 2 सीटें जीती थी, इस चुनाव में 83 सीटों का मार्जिन पा गई, 85 सीटें जीत गई थी। इसका मतलब है कि राजीव गांधी की सरकार जब अलोकप्रिय हुई और बीपी सिंह अपना नेतृत्व लेकर निकलते हैं, तो ओबीसी जातियां और मुसलमान भले जनता दल में जाते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा समुदाय भी है जो बड़ी तेजी से कांग्रेस की तरफ से तो हटा, लेकिन वो चला गया बीजेपी में। इसी नाते यहां 2 सीटों से सीधे 83 सीटों का मार्जिन मिला और ये 85 सीट पर पहुंच गए। ये बाहर से समर्थन देते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी उस समय बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, बहुत तेज तर्रार नेता थे उस समय, बहुत इनकी चलती थी। बल्कि एक समय स्थिति ऐसी थी कि अटल जी इनसे बौने नजर आते थे। इनके बाद के अध्यक्ष ये बने मुरली मनोहर जोशी जी। तो आडवाणी जी उस समय बीजेपी के अध्यक्ष हैं और फैसला करते हैं कि ये बीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपने देश के नेताओं को समझिए, और ये सारे नेता हमारे आपके हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप किसको वोट देना पसंद करते हैं। ये जाति धर्म में जो हम लोग बंधे हुए हैं ना, इस नाते सही राजनीति देख नहीं पाते हैं। खेल समझिएगा, हिंदू सेंटीमेंट की राजनीति करने वाली पार्टी और समर्थन किसको दे रही है? उस दल को जो मौलाना बुखारी के फतवे से वोट लेकर आई है। ब्राह्मण जा रहा है इधर और ओबीसी जा रहा है बीपी सिंह की तरफ जनता दल में, मुसलमान जा रहा है बीपी सिंह के साथ, हिंदू जा रहा है इधर, और दोनों मिलकर सरकार बना रहे हैं। भारत की जनता इतनी भोली भाली है, वो समझती नहीं कि आगे होता क्या है। और यही कारण है कि जैसे ही कोई व्यक्ति बोलता है तो आप में से कुछ लोग, अब तो खैर मैं कुछ ही कहूंगा क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं और मेरे साथ बात अपनी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आलोचना एक बात है, लेकिन जाति और धर्म देख करके जो व्यंग होते हैं, जो सवाल होते हैं, वो ठीक नहीं है। यही उलट के मैं भी आपसे पूछ दूंगा तो आपके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। इस नाते हम सब मिल करके समझें कि राजनेता कैसे खेल कर लेते हैं। ये यूट्यूब का मंच है और जनता के पास सीधे बात पहुंच रही है कि जो जगाना चाहते हैं वो जगा लेंगे, जो जगना चाहेंगे जग जाएंगे। अगर ये माध्यम यूट्यूब का न हो, यानी कि विदेश का न हो, बाहर से न हो, तो शायद यहां के लोग तो ये भी नहीं कर पाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब जरा सोचिए, हिंदू सेंटीमेंट और सवर्णों को कांग्रेस से ये खींच कर इधर ले आते हैं।
बाद में आदिवासियों को ले आएंगे, दलितों के मसीहा के रूप में उत्तर प्रदेश में कांसी राम जी अभी घर घर घूम रहे हैं, आगे चल करके एक बहुत बड़ी चिंगारी से एक ज्वाला बनेंगे। उधर रामविलास पासवान जी खैर तो वीपी सिंह के साथ हैं। अब इस व्यक्ति का चित्र जान लीजिए, ये हैं जगमोहन मल्होत्रा। ये कश्मीर के राजभवन में है और ये कश्मीरी पंडित आके इनसे गुहार लगा रहे हैं कि हमारा कत्लेआम हो रहा है, कुछ करिए। जगमोहन मल्होत्रा पहले आईएएस ऑफिसर हैं। वीपी सिंह की सरकार जिस समय होती है इनको बनाया जाता है कश्मीर का गवर्नर। तब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, आज संघ शासित प्रदेश बन गया है। वहां का इनको गवर्नर बनाया जाता है। उस समय वहां के मुख्यमंत्री होते हैं फारूक अब्दुल्ला। सरकार बन रही है वीपी सिंह की कब, तिथि याद रखिएगा, 2 दिसंबर 1989 को सरकार बन रही। दिसंबर, आप दिसंबर कह लीजिए, दिसंबर 1989। 90 के जनवरी में यह कांड होने लगता है। एक घटना और घटी है, मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाया गया है जनता दल की सरकार में, वीपी सिंह जी की सरकार में, और गवर्नर बनाया गया है जगमोहन जी को। इसी जगमोहन जी को बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और उनको 6 मंत्रालय दिए जाएंगे। ये किसके हैं? ये हैं आईएएस ऑफिसर, बीच में कांग्रेस में भी ये रहेंगे। और जिस समय ये गवर्नर है उसी समय वहां कत्लेआम हो रहा है। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार है, गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं। पहले उनकी बेटी रूबिका का अपहरण करते हैं आतंकवादी और कुछ अपने साथियों को छुड़ाते हैं, बाद में कत्लेआम होता है। सरकार बनते ही ये सब घटनाएं घटी हैं। कत्लेआम हुआ आज जैसे मणिपुर पर आज की सरकार चुप्पी एकदम मार के बैठ गई है, वैसे ही उस समय की भी केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों का जब कत्लेआम हो रहा था एकदम चुप होकर बैठ गई थी। फारूक अब्दुल्ला कुछ बोलना चाह रहे थे, स्थिति ऐसी बना दी गई कि उनको भागना पड़ा था, निष्कासन कर दिया गया था उनकी सरकार का, कोई सुरक्षा नहीं कहीं थी। तभी तो यहां 3 महीने तक बर्बर क्रूरता चलती रही। दोस्तों आज मणिपुर की घटना देखिए, नेता क्या करते हैं। आपकी सेना वही है जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में कर लेती है, लेकिन मणिपुर में वो कुछ नहीं कर पा रही है। हाथ बांधा गया है कि हाथ है ही नहीं। यही खेल हुआ था कश्मीर में। दोषी किसको आप मान लेते हैं? आज के नए लोग जो 90 के बाद पैदा हुए हैं, जो वर्ष 90 में 7, 8, 10 साल के थे, और कुछ बुजुर्ग लोग भी जो जल्दी भूल जाते हैं, भुलावे में आ जाते हैं, वो कांग्रेस रही होगी उस समय। कांग्रेस को आपने 1989 में हरा दिया था। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस होती तो नहीं होता, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जब कांग्रेस के सिर पर वो पाप नहीं है तो आप वह पाप उसके सिर पर मत रखिए। वो जिसका पाप है उसको दीजिए, वो क्यों भाग रहा है। चलिए, कत्लेआम हो रहा है कश्मीरी पंडितों का। ये देखिए 19 जनवरी 1990 में कश्मीरी हिंदू स्टेटस डे। ये सारे कश्मीरी पंडित लोग जो है वहां से भाग रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव, न कभी भूले हैं न छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ा एक जन सम्मेलन होता है। श्रीनगर की फोटो मैंने निकाली है। एक घटना हो गई, कश्मीर आपके देश का जल रहा है। क्या हो रहा है? कश्मीर जल रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो आज लोग हिंदू 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 चिल्ला रहे हैं और जो नेता चिल्ला रहे हैं ना, पता लगाइए, अपने अगल बगल की लाइब्रेरी में जाइए कि जब यह कत्लेआम हो रहा था तब आज कश्मीर की राग अलापने वाले कोई नेता वहां गए थे? नहीं गए थे। वैसे ही बेसहारा छोड़े थे, जबकि केंद्र सरकार को यह समर्थन दे रहे थे। इनके समर्थन से केंद्र सरकार है। जगमोहन गवर्नर था और गवर्नर पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है। ये कौन लोग थे जो खुल्लम खुल्ला वहां कत्लेआम करा रहे थे? आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अपना मत व्यक्त करता हूं कि यह एक प्रयोग था कि कहीं मुसलमानों को हिंदुओं को मारते हुए दिखने दो, जिससे कि हिंदू बनाम मुस्लिम का सेंटीमेंट भड़के। मैं उस समय कक्षा 10 में था और मेरे गांव में आज तक अखबार आता था जिसे मैं ही पढ़ता था। मतलब मुझे ही लोग बुलाते थे पढ़ने के लिए। गांव के सारे बड़े बुजुर्ग बैठ जाते थे और अखबार मैं पढ़ता था जैसे टेलीविजन पे पढ़ने वाले पढ़ते हैं। मैंने उस समय कश्मीर की घटना पर कोई लेख नहीं पढ़ा था, जहां तक मुझे याद है। मैं 2 घटनाओं पर पढ़ा था, आरक्षण के बाद जो आग लगी उस पर, और रथ यात्रा और कार सेवकों की पर गोली जो चली उस पर। लेकिन मैं कश्मीर में जो कत्लेआम हुआ उस पर कोई लेख नहीं पढ़ा। कहां गए थे लोग, कौन थे? आज मणिपुर पर कहीं आपने लेख पढ़ा? ये आपके मीडिया में कौन लोग हैं जो ये चाल चलते हैं? खैर, उस समय की चाल
उस समय के मीडिया वाले कौन थे और आज के मीडिया वाले कौन हैं, अलग अलग हैं। क्योंकि उस समय तो अगर ये बात फैलती तो वो प्रयोजन ज़्यादा सिद्ध होता जो हिंदू मुसलमान को अलग करने के लिए किया गया था। लेकिन देखिए नहीं फैला या उस तरह से नहीं हुआ। अब इन लोगों का काम, ये हिंदू हितैषी है ना, इनका पहला काम क्या था? कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द पोंछने का, उनके आंसू पोंछने का, कि रथ यात्रा गुजरात से निकाल करके राम मंदिर बनाने का। इनका पहला काम क्या था बताइए? और बीपी सिंह जी का पहला काम क्या था? प्रधानमंत्री के नाते कश्मीरी पंडितों के दर्द को साफ करना, मलहम लगाना, शांत करना, या पहले ओबीसी को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना, जिसके बारे में वो जानते थे कि इसके बाद आग लगेगी। जी हां, वो जानते थे। उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हम जब ये कर देंगे तो बीजेपी कुछ दिन तक समर्थन देगी, फिर समर्थन वापस ले लेगी, लेकिन कुछ दिन देगी। मानकर चल रहे थे कि 1 साल और समर्थन देगी। मैं बीपी सिंह की आलोचना ओबीसी के लिए रिजर्वेशन देने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहला काम कहां जाने का था बताइए आप? ठीक उसी तरह जैसे आज के प्रधानमंत्री जी हैं कि हर कार्यक्रम में दिखाई दे जाते हैं लेकिन मुसीबत में नहीं दिखते, चाहे वो मणिपुर हो या मजदूरों का टनल में बंद हो जाना हो। आइए, जगमोहन जी कुछ नहीं किए हैं वहां, क्या नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, ये सब चर्चा का विषय है। इधर 6 अगस्त 1990, यहां मार्च अप्रैल मई तक कत्लेआम चला है, खासकर जनवरी से मार्च तक चला है। उसके बाद पलायन शुरू हो गया, लोग डर के भागने लगे। ज्ञानी जैल सिंह तत्कालीन राष्ट्रपति हैं और ये बीपी मंडल जी हैं, या बीपी मंडल जी अगर नहीं भी होंगे, मैं भूल रहा हूं, तो यही मंडल आयोग की फाइल दी जा रही है। इस पर सरकार ने, जनता दल की पहले एक मीटिंग होती है, लगभग सभी सांसद कहते हैं कि हां मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी जाए। बहुत से पिछड़े वर्ग के सांसदों ने मना किया है। अभी मैं बीबीसी का उस समय का न्यूज सुन रहा था, ये डॉक्यूमेंट्री बनाने से पहले। बहुत ज्यादा यूपी और बिहार के पिछड़े वर्ग के सांसदों ने और पार्टियों ने कहा था जी हां आप लागू करिए। और 6 अगस्त 1990 को जनता दल सांसदों की बैठक में यह फैसला लिया जाता है कि हां इस रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए। 27 अगस्त 1990 को यह रिपोर्ट लागू हो जाती है। इस रिपोर्ट के लागू होते ही ये देखिए, मैं उस समय कक्षा 10 में था, लेकिन मेरी उम्र कम थी, मैं कम उम्र में अधिक कक्षा में पढ़ता था। सारे स्कूल हम लोगों के बंद हो गए। हाँ, मेरे साथ के मेरे क्लास के बच्चे भी सरकारी बस में तोड़फोड़ करने गए थे, वो लेकिन जानते नहीं थे इसका मतलब क्या, मजा आ रही है। मैं छोटा था, मैं नहीं जाता था या नहीं जा पाया था। मतलब लोग पागल हो गए थे, लगा था कि आरक्षण हो जाएगा तो हमारा सब कुछ छीन जाएगा। ये किस तरह का पागलपन था? आज तो सरकारी नौकरियां नहीं बची हैं, कोई सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहा है। इस मूर्खतापूर्ण सनक को जो इस तरह से विरोध में आई, इसको समझना है और देश के नेताओं को भी समझना है कि वो देश को तैयार करवाए बिना इस तरह का कारनामा क्यों कर देते हैं, ताकि जनता में वैमनस्य फैल जाए, जिससे आसानी से जनता छटक के दूसरी तरफ आ जाए, आसानी से वोट मिल जाए। वो चीज अभी आपको दिखेगी। अब इसके बाद बीपी सिंह जी से समर्थन वापस लेने की बात उठती है। जी नहीं, अभी नहीं। देखिए रामविलास पासवान जी साथ में हैं। इधर सवर्ण लड़के आत्मदाह कर रहे हैं, उधर कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ है, और बीजेपी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी अपने हिसाब का मुद्दा उठाते हैं। राम मंदिर वहीं बनेगा जहां बाबरी मस्जिद में कभी मुल्ला खड़ा होकर बाग दिया करता था, अजान करता था, वहीं बनेगा। और ये हैं आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इनमें से पता करिएगा, कोई कश्मीरी पंडितों के यहां गए थे? पता करिए। इसलिए ये लोग अब ये काम कर रहे हैं क्योंकि बीपी सिंह ने समाज को अपने हिसाब से बांटा, ताकि ओबीसी और मुसलमान उनके साथ आ जाए, शेष राजपूत उनकी वजह से जुड़ जाएंगे, तो एक बड़ा पैचअप बन जाएगा। तो जो ब्राह्मण, मुसलमान और दलितों के समर्थन से सरकार चलती थी कांग्रेस की, उसको हटा करके हम रिप्लेस कर लेंगे। इन्होंने देखा कि ये तो बीपी सिंह मार्जिन ले रहे हैं। अगस्त में जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है, पूरा देश जल रहा होता है। सितंबर में रथ यात्रा शुरू कर देते हैं लोग। गुजरात से रथ यात्रा को कहां जाना है? अयोध्या में कार सेवा तय होती है 2 नवंबर को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
सितंबर में रथ यात्रा शुरू हो जाती है। 2 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार सेवा होनी है, यानी बाबरी मस्जिद गिरानी है। वाह रे देश के केंद्र सरकार को समर्थन देने वाले नेता। भीड़ को मोबिलाइज करके कोई ढांचा गिरा देंगे, वो चाहे संवैधानिक हो या असंवैधानिक, और जनता संविधान को फेंक करके नेताओं के साथ हो जाती है और फिर कहती है कि देश का विकास नहीं हुआ 40 साल में, सब ब्राह्मणों ने किया था, वो सब मुगलों ने किया, सब अंग्रेजों ने किया, तुम क्या किए? कभी अपने गिरेबान में देखो भारत के लोगों कि कोई भी नेता आता है उल्लू बनाता है और बनते रहते हो। जब तक सेंटिमेंटल नहीं बनना छोड़ेंगे तब तक आपका भला कहीं नहीं होने वाला है। हाँ, घिस घिस के हो रहा है, पता नहीं आगे जा रहे हैं हम लोग कि पीछे जा रहे हैं। और ये जो मैं आपको डांट रहा हूं उसमें मैं खुद भी शामिल हूं, ऐसा नहीं कि मैं डांट रहा हूं तो मैं इससे बाहर हूं। तो ये लोग रथ यात्रा शुरू करते हैं और 27 अगस्त को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है। देश में आगजनी बहुत बहुत भयानक, मतलब मैं कक्षा 10 में था, स्कूल कभी खुल ही नहीं पाए थे, पढ़ाई हुई ही नहीं थी। 10 में था का मतलब 91 में मैंने एग्जाम दिया। 91 में हम लोगों का एग्जाम जून महीने में हुआ था। आमतौर पर एग्जाम जो है फरवरी मार्च में होता है ना, जून में जाके एग्जाम हुआ था। रिजल्ट आया था 91 के सितंबर में। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी। अब जरा देखिए, ये रथ यात्रा लेकर निकलते हैं, इनको जाना है अयोध्या, लखनऊ के बगल में। गुजरात से चलेंगे, पहले लखनऊ और अयोध्या पड़ जाएगा उसके बाद। लेकिन ये बिहार जाते हैं। सरकार किसकी, जरा ध्यान देना दोस्तों। दिल्ली में सरकार बीपी सिंह की, समर्थन कौन दे रहा है? लाल कृष्ण आडवाणी, और 85 सांसदों के साथ समर्थन दे रहा है। अगर इनके समर्थन हट जाए तो बिना कांग्रेस के समर्थन के से सारा लोग अगर एक साथ हो जाएंगे तो सरकार चलेगी ही नहीं। और बीपी सिंह राजीव गांधी पर इतने बुरी तोहमत लगा करके चुनाव लड़े थे कि कांग्रेस उनको समर्थन दे तो संभव ही नहीं था। ये उनसे बाद में पूछा भी गया था कि आपको ये लगता नहीं था कि अगर बीजेपी हट जाएगी तो कांग्रेस आपको तो समर्थन कतई नहीं देगी? ये बोफोर्स घोटाले का आरोप लगाए थे, आज तक साबित नहीं हुआ। हुआ है कि नहीं हुआ है कौन जाने। अब तो उन्होंने कहा हमको यह था कि 2 साल तक समर्थन कम से कम हमको मिलेगा, लेकिन 1 साल में ही समर्थन वापस होता है, बल्कि 11 महीने में वापस होता है। आगे चलते हैं तो ये लोग रथ यात्रा लेकर पहुंच जाते हैं सासाराम। सासाराम में लालू प्रसाद यादव जी की सरकार, कौन सी पार्टी की? जनता दल की। केंद्र में प्रधानमंत्री जनता दल के, किसके दम पर? आडवाणी जी के दम पर बैठे हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता दल के। जरा एक व्यवहारिक समझ से, सामान्य राजनीतिक बुद्धि से बताओ दोस्तों आप कि प्रधानमंत्री जिस पार्टी का है उसी पार्टी का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को समर्थन देने वाले दल के नेता के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लेगा बिना उस प्रधानमंत्री के आदेश के, या उस प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र के, या सबके षड्यंत्र के बिना? सोच के देखिए आप, कहीं ये मिली जुली नूरा कुश्ती तो नहीं लगती है। सासाराम ही जा रहे हैं बिहार, रथ यात्रा के लिए जाना अयोध्या, लेकिन जा रहे हैं बिहार, मध्य प्रदेश से होते हुए वहां से आएंगे। वहां लालू प्रसाद यादव जी की सरकार है, ये इनको गिरफ्तार करते हैं। हाँ, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 2023 में, तो मैं ये कह सकता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी ने अपने जीवन में जो दुश्वारियां झेल ली, उनके ऊपर बहुत तरह के आरोप हैं, सही भी हैं, बहुत सारे गलत भी हैं, बहुत सारे इसलिए भी गलत हैं कि उनसे बड़े बड़े गुनाहगार बाहर हैं, तो सही होकर भी गलत हैं तुलनात्मक रूप से। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी को एक चीज का श्रेय देना पड़ेगा कि इन्होंने कभी भी हिंदू सांप्रदायिक व्यक्तियों के साथ संबंध अपना नहीं जोड़ा। मुलायम सिंह जी पर यह आरोप लगेगा कि उन्होंने जोड़ दिया संबंध, कई बार जोड़े हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूंगा, और जो जानकर नहीं मानते उनके लिए मेरा कोई उपाय नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी इनको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तारी कब होती है? 23 अक्टूबर 1990 को। 27 अगस्त को आरक्षण की आग लग चुकी है। अब कश्मीरी पंडितों को तो देश भूल चुका था, कोई जानता ही नहीं था कहां मर खप रहे हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई 27 अगस्त 1990 को। इधर रथ यात्रा चल दी, होने लगा। मैं अगर अपनी भावना बताऊं तो हम लोगों को लगता था कि कोई रथ है, उसमें भगवान बैठे हैं अंदर, तो और जनता क्या सोचती रही होगी। और जब इनको वहां अरेस्ट किया गया तो सवर्ण तो चाहते ही थे कि जल्दी से बीपी सिंह से समर्थन वापस लें। अब जरा देखिए, बीजेपी की तरफ सवर्ण आएंगे, इसके लिए बीजेपी को कुछ करना नहीं पड़ा।
क्योंकि बीपी सिंह ने जो आरक्षण दे दिया था ओबीसी को, उससे बीपी सिंह के खिलाफ सवर्ण हो गए थे। पहले उनके लिए नारा लगा था राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। बाद में नारा लगने लगा राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। तो देश का कलंक तो सवर्ण उनको यूं ही कह रहे थे। अब उस समय केवल अगर ये समर्थन उनसे वापस ले लें, इतने भर से ही सारे सवर्ण इनकी तरफ हो जाएंगे, कांग्रेस की मिटियामेट। लेकिन अगर ये समर्थन इस नाम पर ले लेंगे कि आरक्षण की आग लगाए हैं, तो ओबीसी इनसे नाराज। तो इस नाते इन्होंने एक ऐसा कारनामा किया कि बीपी सिंह या तो इधर होंगे या उधर होंगे, साथ में इनके खुद नहीं रह पाएंगे। ये रथ यात्रा करके इनके घर में पहुंचे कि तुम या तो अरेस्ट करो और नहीं करोगे तो जो इमाम बुखारी से फतवा जारी कराए हो वो जवाब मांगेगा। और भीड़ अयोध्या में बढ़ती जा रही थी। इधर मुलायम सिंह यादव जी ने कह दिया कि हम अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, ऐसी सुरक्षा देंगे। लेकिन अयोध्या में भीड़ फिर कैसे बढ़ गई, इतने लोग आ कैसे गए? अगर आप परिंदा पर नहीं मारने देगा कि संकल्प पर चल रहे थे, इतने लोग आने नहीं दिए होते आप। ये मैं इस आधार पर कह पा रहा हूं कि 2014 में एक बार फिर प्रयास हुआ था कि अयोध्या में ज्यादा संख्या में लोग आ जाएं। अखिलेश यादव जी की सरकार थी, एकदम मुस्तैदी से रोक दिया, घुसने ही नहीं दिया किसी को। तो मैं अखिलेश यादव जी की सरकार के निर्णय के आधार पर मुलायम सिंह यादव जी की सरकार की तुलना कर रहा हूं। यह भी हो सकता है कि अखिलेश यादव जी की सरकार तक आते आते देश को, प्रदेश को, सरकार को, शासन को, प्रशासन को अनुभव हो चुका है कि ये भीड़ नहीं, ये कार्यकर्ता हैं जो चले ही जाएंगे, ये आम लोग नहीं हैं कि रुक जाएंगे। इस नाते उन्होंने बहुत ज्यादा मुस्तैद कर दी व्यवस्था। हो सकता है कि उस समय पर यह रहा हो कि भाई कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला है, पूजा है, लोग आ रहे हैं, आएंगे, लेकिन लोग कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, गोली चलानी पड़े। यह भी हो सकता है। और हो सकता है कि वो षड्यंत्र भी रहा हो हिंदू मुस्लिम को बांटने का। संभावनाओं को मैं छोड़ दे रहा हूं। तो 23 अक्टूबर 1990 को इनको सासाराम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। बीपी सिंह का भी आदेश आया था, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 23 अक्टूबर को गिरफ्तार हो गए। तो होना क्या चाहिए कि 23 अक्टूबर को जब लाल कृष्ण आडवाणी गिरफ्तार हो रहे हैं तो फौरन जो है समर्थन वापस होना चाहिए बीपी सिंह से। अब कोई ये नहीं कहेगा कि ये ओबीसी आरक्षण देने वाले बीपी सिंह से समर्थन वापस लिए। अब लोग ये कहेंगे कि राम जी के काम के लिए निकले और इनको अरेस्ट कर लिया। उस समय की जनता मुसलमानों से नफरत नहीं कर रही थी, लेकिन राम से मोहब्बत कर रही थी। मैंने खुद अपने कितने मुसलमान दोस्तों से कहा कि अरे भैया मेरे राम भगवान का मंदिर बन जाना, यार तुम लोगों को क्या दिक्कत है। हाँ, वो एक जवाब देते थे जिसको तब मैं खुद नहीं समझ पाता था, अब समझ में आने लगा है। एक मौलाना ने मुझसे 1992 में कहा था, जब बाबरी मस्जिद अभी गिरी नहीं थी, कि आप ऐसा इस पार्टी के साथ आप लोग क्यों जुड़ गए हैं, खासकर ब्राह्मणों के लिए उन्होंने कहा था। मैं तब कक्षा 11 में था। मैंने कहा आप क्यों कह रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं तो क्या हुआ। उन्होंने कहा कि हम लोग आपको वोट देते थे, आप लोग कांग्रेस में नेता बनकर बैठते थे। मैं चूंकि राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा हूं, उस नाते जानता रहा हूं। और वो कहने वाले मेरे उम्र के थे उस समय, और मैं बच्चा था। पता नहीं क्या आया उनके मन में, वो बात करने लगे चाय की दुकान पर। तो मैंने कहा कि आपको दिक्कत क्या है, भगवान राम को आप भगवान नहीं मानते हैं तो आदर्श तो मानते होंगे। कहे बिल्कुल आदर्श मानते हैं, लेकिन आपको अगर लगता है कि राम मंदिर बन जाने से समस्या समाप्त हो जाएगी, ये जो राम मंदिर बनाना चाहते हैं वो रुक जाएंगे, तो फिर आप बहुत नादान हैं और हम लोग समस्या जान रहे हैं। हमने कहा इसमें क्या दिक्कत है आपको, राम मंदिर बन जाएगा, बाबरी मस्जिद बाबर ने बनाई, गिराइए, हटाइए, फेंकिए। तभी तो मैं अभी अपने को डांटा था ना थोड़ी देर पहले, क्योंकि हम भी तो अज्ञानी थे, नहीं समझ पा रहे थे सब हो क्या रहा है। उन्होंने कहा नहीं, अगर हम यहां इनको बनाने देंगे तो यहां ये बनाएंगे ही नहीं, ये फिर अगला निशाना रखेंगे, ये हमारे घर तक आएंगे, हमारे बर्तन तक खंगालेंगे, हमारे कपड़े देखेंगे ये। और यकीन मानिए कि मैं उस मौलाना की बात 2014 तक नहीं मानता था, लेकिन 14 के बाद की जो राजनीति शुरू हुई है, जिस तरह से कर्नाटक में हिजाब का अनावश्यक विरोध हुआ, आप किसी भी प्रथा का विरोध कर देंगे, अरे कुप्रथाओं का विरोध होगा ना, प्रथाओं का थोड़ी हो जाएगा कि स्कूल के स्कूल, कॉलेज के पढ़ाई बंद और केवल हिजाब का विरोध हो रहा है। वाह रे आज का युवा,
जिस तरह से घर में घुस करके फ्रिज में चेक किया गया मांस कौन सा है, वो मांस चेक करने वाले गौशालाओं में जाके चेक करें कितने जिंदा गायों को कुत्ते खा रहे हैं। तो मुझे उस मौलाना की बात सही नजर आने लगी कि उसका डर, उनका सुझाव, उनकी आशंका तो सही थी, मैं नहीं समझ पा रहा था। खैर, तो 23 अक्टूबर 1990 को उनको गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, 23 अक्टूबर को गिरफ्तार हो चुके हैं आडवाणी जी, लेकिन समर्थन वापस नहीं लिया गया, क्योंकि गिरफ्तारी भर से कैसे समर्थन वापस लेंगे, शायद ये बात रही हो। गिरफ्तार हैं। 28-30 अक्टूबर को अयोध्या में गोली चलती है, 2 लोग मारे जाते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा है गूगल पर, ये डेट जो है 30 अक्टूबर है और कहीं कहीं ये डेट जो है 28 अक्टूबर भी है। तो आप इतना जान लीजिए, 23 अक्टूबर गिरफ्तार होना, 30 अक्टूबर को गोलीबारी होती है, 2 लोग मारे जाते हैं। फिर इसके बाद आडवाणी जी कहते हैं नहीं, कार सेवा होगी, वो रुकेगी नहीं, मैं भले जेल में हूं। ये जेल में है, कार सेवा के नाम पर फिर लोग 2 नवंबर को वहां अंदर घुसने की कोशिश करते हैं एक निश्चित सीमा के भीतर, और यहां भयानक गोलीबारी होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इस मारे जाने की घटना का इतना विस्तृत विवरण अखबारों ने छापा था। अभी मेरी बात हुई है उस समय के मुलायम सिंह यादव जी के परम सहयोगी एक नेता से, मैं बिना उनकी अनुमति के उनका नाम नहीं लूंगा, वर्तमान में भी वो सक्रिय हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं पंकज जी, इतना लोग मारे नहीं गए थे। ये न जाने कौन सी मीडिया थी जिसने इस तरह से प्रचारित किया था, और वो सवर्ण जात के नेता हैं, ये भी बता दें आपको। लेकिन हमें जो बताया गया कि करीब हजारों हजार लोग मार दिए गए हैं, अयोध्या में सरयू में लाशें बहवाई गई हैं। अब सच क्या छोड़ दीजिए, सेंटीमेंट लेकिन भड़का। ये देखिए, ये कब गोली चलाई गई 90 में, ये सब मुलायम सिंह जी का नाम पड़ गया, मुल्ला मुलायम। और तब इसके बाद 2 नवंबर को जब गोली चल जाती है, भयानक निहत्थे राम भक्तों को घेर कर घंटों फायरिंग, 200 मरे, ये इस तरह की बातें छपी थी अखबारों में। मैं पढ़ता था, इस अखबार को मैं पढ़ा हूं उस समय, मुझे याद है। मुझे अपना घर याद आ रहा है कि मैं कैसे बैठ के पढ़ रहा था। सारे चाचा ताऊ दादा लोग बैठते थे, मेरे पढ़ने की स्टाइल के नाते लोग मुझसे पढ़ाते, मैं तो बच्चा था। अब इन बातों को सुन सुनकर लोग रोने लगते थे। मुलायम सिंह के खिलाफ इतना आक्रोश था, ये मुल्ला मुलायम है, नाम पड़ गया था, और वहीं से टर्निंग पॉइंट होता है। के बाद 2 नवंबर को गोलीबारी हो जाने के बाद समर्थन वापस लिया जाता है। समर्थन वापस लेने के बाद बीपी सिंह से कहा जाता है कि आप पद छोड़ दीजिए। वो कहते हैं नहीं, हम विश्वास मत साबित करेंगे, हासिल करेंगे सदन में। 7 नवंबर को लोकसभा की बैठक होती है, जिसमें वो बुरी तरह हार जाते हैं। 10 नवंबर तक वो कार्यकारी बन के रहते हैं, और 10 नवंबर को चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है कांग्रेस के समर्थन से। बीपी सिंह जी वापस, चंद्रशेखर जी इन। अब सवाल है कि चंद्रशेखर जी किस पार्टी के हैं। अभी नेताओं की करतूत और विचार और समर्थन समझिएगा, अभी खेल बाकी है। अभी ज़्यादातर फोकस मैंने आडवाणी और बीजेपी पर किया है। अब जरा थोड़ी देर में कुछ और नेताओं का चित्र दिखाता हूं आपको। ये जनता दल के नेता हैं, ये टूटते हैं 64-65 सांसद लेकर के, कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जब ये जनता दल को तोड़ते हैं, पार्टी बनाते हैं समाजवादी जनता पार्टी, बाद में उसी में से जनता शब्द हटता है और सपा समाजवादी पार्टी बन जाती है। अब सवाल यह है कि अगर सपा बनती है, यानी मुलायम सिंह यादव जी के साथ, तो बीपी सिंह सरकार गिरने के बाद 2 मुख्यमंत्रियों ने बीपी सिंह का साथ छोड़ दिया था, और ये दोनों ओबीसी मुख्यमंत्री थे। 3 मुख्यमंत्री थे, तीनों ओबीसी थे। जो बीपी सिंह मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू किए थे ओबीसी समाज के लिए, और अपने समाज में खलनायक कहलाए। इसी नाते जब मेरे खिलाफ कोई आप में से, मतलब कि SC ST ओबीसी में से मेरे पर आशंका करके सवाल कर रहा है, तो मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि तुम जिन नेताओं को अपना मानते हो, कभी उनके बारे में सोचते हो? सोच कर देखो। ऐसे ही मैं सवर्णों से भी कहता हूं कि जिसको तुम अपना समझते हो, सोचो कितना तुम्हारा अपना है। इस सभी के लिए मैं कह रहा हूं, जनता दल में चूंकि विभाजन होता है, तो उत्तर प्रदेश में भी विभाजन हो जाता है। बिहार में तो तब भी सरकार चल रही थी जनता दल की। लालू प्रसाद यादव जी बीपी सिंह के साथ खड़े रहते हैं, और बहुत दिनों तक खड़े रहे हैं।
मुलायम सिंह यादव जी फौरन जनता दल से हट जाते हैं और समाजवादी जनता पार्टी नाम से जो चंद्रशेखर जी ने विभाजन किया था, उत्तर प्रदेश के जनता दल का विभाजन करके समाजवादी जनता पार्टी के साथ यानी चंद्रशेखर जी के साथ हो जाते हैं। समझिएगा, उसमें बड़े नेता कौन है? चंद्रशेखर जी। मुलायम सिंह यादव जी क्या है? छोटे नेता हैं। तो पार्टी बनाते हैं ये, वो चले जाते हैं चंद्रशेखर जी के साथ। अब बताइए पिछड़ों का हितैषी कौन है? मुलायम सिंह यादव जी की बीपी सिंह? सारे पिछड़े जाति के नाते कहेंगे मुलायम सिंह यादव। तो कोई पंकज त्रिपाठी बेवकूफ ही होगा जो दूसरे जात के लिए बात कर रहा है। जब मानसिकता समाज की यह है कि हम अपने जाति के ही व्यक्ति को नेता मानेंगे, चाहे वो कुछ भी किया हो। अच्छा, माफी भी दे देंगे, चलिए माफ कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये माफी दूसरे जात वाले को दोगे? कभी नहीं। तो जनता ही गड़बड़ है, इसी नाते नेता गड़बड़ है। कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बनते। कांग्रेस ने यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिससे मेरा मानना है कि आज तक कांग्रेस 1990 से 33 साल हो गए, 33 इयर्स हो गए, यूपी में बिहार में सरकार में नहीं आ पाई। पिछलग्गू बन के रहना पड़ता है। वो क्या था कि मुलायम सिंह यादव के प्रति हिंदुत्व को मानने वालों में बहुत ज्यादा आक्रोश था, उस समय गुस्सा था। उनके साथ केवल 2 जात के लोग बचे थे, एक मुसलमान एकदम बम्पर साथ में चले गए मुलायम सिंह यादव जी की, और उनके अपनी जात के लोग मुलायम सिंह यादव के नाते यादव जात के लोग, और कुछ और जो बहुत करीबी उनके लोग थे, उन जातियों के लोग। इसी नाते जब 91 में चुनाव होता है विधानसभा और लोकसभा का एक साथ, तो विधानसभा के चुनाव में बीजेपी बम्पर जीत जाती है, क्योंकि सभी जाति धर्म के हिंदुओं ने बीजेपी को वोट कर दिया था। उसमें यादव लोगों ने भी बीजेपी को वोट किया था। हां, चूंकि लोकसभा और विधानसभा का एक साथ वोट हुआ, तो विधानसभा वाले में लोगों ने कर दिया होगा बीजेपी को, लोकसभा वाले में समाजवादी जनता पार्टी को। तो वो इनके साथ जाते हैं मुलायम सिंह यादव जी, और कांग्रेस का समर्थन उत्तर प्रदेश में मिल जाता है और दिल्ली में मिलता है। ये दोनों सरकारें कांग्रेस के समर्थन से बनती हैं। तो जिस समय हिंदुओं का सेंटीमेंट और सवर्णों का भी सेंटीमेंट मुलायम सिंह के खिलाफ है, उस समय कांग्रेस भयानक गलती कर जाती है कि मुलायम सिंह को यहां सपोर्ट करती है। मैं भयानक गलती यहां मान रहा हूं। यह अलग बात है कि उस गलती का लाभ अब उसे मिलेगा, क्योंकि आप अगर कोई गलती कर जाए, गलती का मतलब क्या? अपने मतदाताओं की भावनाओं के विरुद्ध जाकर किसी के साथ खड़े हो जाना, तो अब मतदाता चिढ़ जाएंगे, फिर आप जनाधार विहीन हो जाएंगे, और राजनीति में अगर जनाधार विहीन हो गए तो बेकार हो गया। लेकिन आज तक वहीं खड़ी है कांग्रेस, इस नाते अब ओबीसी उस पर विश्वास करने लगा है, अब उस पर दूसरे समाज के लोग विश्वास कर रहे हैं। तब से कांग्रेस उसी ढर्रे पर चल रही है। तो मुलायम सिंह यादव जी को समर्थन देती है। सवर्ण मतदाता, ब्राह्मण मतदाता बिल्कुल बुरी तरह नाराज हो जाता है कांग्रेस से, और तब सवर्ण मतदाता पूरी तरह से चला जाता है कहां? बीजेपी में। जो क्षत्रिय और ब्राह्मण बट गए थे बीपी सिंह और कांग्रेस की वजह से, बीपी सिंह चूंकि गलत साबित हो जाते हो तो सब चले जाते हैं बीजेपी में। तो सारे सवर्ण मतदाता लगभग, चूंकि आपके यहाँ जाति और समुदाय ही वोट करता है मोटे तौर पर, हम जैसे कुछ ही होंगे जो सारी बात सोचने के बाद वोट करते होंगे, तो इस नाते, और इनका राजनीतिक उत्थान चंद्रशेखर जी का बहुत छोटे समय के लिए होता है, फिर एक वर्ग के या समाज के नेता के रूप में नहीं रहते हैं, हाँ एक अच्छे व्यक्ति और व्यक्तित्व के रूप में बहुत दिनों तक रहे हैं। तो ये मुलायम सिंह यादव जी समर्थन कांग्रेस से लेकर के सरकार में आ जाते हैं, और चंद्रशेखर जी दिल्ली में हो जाते हैं, और बाद में कांग्रेस मार्च 1991 में समर्थन वापस ले लेती है, और ये दोनों सरकारें गिर जाती हैं, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की और दिल्ली में चंद्रशेखर जी की। लेकिन इस घटना से क्या हुआ? कांग्रेस से मुसलमान हट गए उत्तर भारत में, वो बिहार में चले गए लालू प्रसाद यादव जी के साथ, उत्तर प्रदेश में चले गए मुलायम सिंह यादव जी के साथ। जी हाँ, मुसलमान मतदाता एक मोटे तौर पर मुलायम सिंह जी के साथ है, वो मायावती जी के साथ वहां होता है जहां बीजेपी को हराने में मायावती जी आगे होती हैं, नहीं तो कोर मतदाता वो मुलायम सिंह यादव जी का हुआ। और मैंने इस पर कभी कहा था
कि जब आप इस नाते किसी का साथ देते हैं क्योंकि जिसको आप दुश्मन मानते हैं उसको उसने गोली मारी है, यही आपकी वोट देने का आधार होता है, तो इसी आधार पर आपसे वोट लिया भी जाएगा, आपको भी गोली मारी जाएगी, तो चुपचाप प्लेट में खाना खाया जाएगा। उसको गोली मारने पर इसने वोट दिया, अब इसको मारी जाएगी तो भी हमें ही देगा, किसे देगा? क्योंकि मारने वाला अब अगले पार्टी का रहेगा। ये बात मैंने जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था तब बोली थी, जब 4 महीने बीत गए, कैंप में लोग मर रहे थे। खैर, तो आपने क्या देखा? ओबीसी समाज को देखिए, बड़ा नेता किसको मान लिया? मुलायम सिंह यादव जी को। चंद्रशेखर जी भी गायब, बीपी सिंह जी भी गायब, लालू प्रसाद यादव जी बड़े नेता हैं। आज सारे ओबीसी के जो नए समय के जो हमारे उम्र के लोग हैं, उनमें से कोई भी बीपी सिंह के योगदान पर चर्चा नहीं करता है, और फिर कहता है कि ऊंचे वर्ण के लोग हमारे लिए कुछ करते नहीं, ऊंची जात के लोग कुछ करते ही नहीं है। जो करता है, जो किया है, जब उसका नाम ही आप नहीं लेंगे तो कोई क्यों अपना बलिदान करने आएगा? और फिर एक सवाल यह भी उठेगा कि आपके जात के जो नेता हैं वो जब आपको धोखा देते हैं तब आप उनके साथ क्यों नहीं छोड़ देते? यही से समझना है। अब आप देखिए इस चित्र को, ये है नरेंद्र मोदी जी। उस समय ये हिंदुत्व की राह पर हैं, आज ये ओबीसी भी बन गए हैं। उस समय ये हिंदुत्व के खिलाफ हैं, आज भी ये भी ओबीसी हैं। तो सबसे फायदे में तो ओबीसी लोग हैं भाई, सारे नेता आप ही के हो गए। और समय के हिसाब से आप हिंदुत्व की राह पर आ रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी को मान ले रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी को मान रहे हैं, संजय निषाद और मुकेश साहनी जी को मान ले रहे हैं। और जब एंटी हिंदुत्व पर जा रहे हैं, आरक्षण और संविधान की तरफ लौट रहे हैं, तो आप अखिलेश यादव जी को पकड़ ले रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी को पकड़ ले रहे हैं, नीतीश कुमार जी को पकड़ ले रहे हैं। खुद नीतीश कुमार जी कभी हिंदुत्व की राह पर हैं, कभी संविधान की राह पर हैं। कभी सवाल करते हैं आप? करिए, करना होगा सवाल। और ये सवाल मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सवाल अपने लिए मत करिए, सिर्फ संविधान के लिए सवाल होना चाहिए। मायावती जी से सवाल होना चाहिए इस समय कि इस समय की राजनीति में आप कहां हैं? जनता तो मान रही है ना कि ये खतरे में है। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कितना ज्यादा खतरा इसको हो चुका है, कहां कहां सरकार की नीतियों से खतरा है। जब देश में लोकतंत्र को अघोषित खतरा दिखाई दिया है तो पूरे भारत की पदयात्रा किसने की है? आप जात खोजते हैं, खोजिए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता जेल में बंद हैं, मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, बुरी तरह से प्रताड़ित हैं। ये किन जातियों के नेता हैं? इस नाते मैं कहता हूं कि जाति और टाइटल से थोड़ा ऊपर उठ जाइए। जाति और टाइटल का नारा 1990 में लगाया गया था, उसके बाद की राजनीति में लगाया गया, वही दिमाग में भरा हुआ है कि इसी से सत्ता मिली। इतने दिनों के कार्यकाल में, 33 साल के कार्यकाल में राज्य सरकारों ने कितने स्कूल खोले हैं, शिक्षा को कितना बढ़ावा दिया, कितना बजट खर्च किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने नहीं किया, नहीं, सवाल ये होना चाहिए, ये सवाल करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इतने साल तक संविधान सही से लागू नहीं है तो लागू करने के लिए पढ़ाना लिखाना पड़ेगा ना सबको। कितनी अदालतें बनी है बताइए आप? हाँ, हुआ क्या? बाहुबली अपने में ले आओ, हर पार्टी के हर जात के बाहुबली आए बाहुबली वाली पार्टी में। पता लगा लीजिए विजय मिश्रा किस पार्टी में थे, हरशंकर तिवारी किस पार्टी में थे, अमरमणि त्रिपाठी हर पार्टी में रहे हैं, सपा बसपा सब में, उमाकांत यादव सब में, रमाकांत यादव बीजेपी तक में रहे हैं, सब में रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह आज बीजेपी में है, इसके पहले सपा में थे। यही हुआ है ना। अब फिर आप कहेंगे सामंतवादी होते हैं सवर्ण। ये किनकी सत्ता थी जो सामंतवादियों को संरक्षण दे रही थी? नहीं, बल्कि सदन में पहुंचाई थी। सवाल करिए आप। प्रतीकात्मक राजनीति और बाहुबल की राजनीति, ये दोनों ही संविधान के विरुद्ध है, ये दोनों ही देश को खा जाने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि भारत की 1990 में घटी इन तीनों घटनाओं से आप सीखेंगे, जानेंगे कि उस समय का क्या नज़ारा था भारत में, कौन कहां तक कितना दोषी रहा है। बीपी सिंह जी चले जाते हैं, चंद्रशेखर जी आते हैं, सरकार बनाते हैं, और फिर चंद्रशेखर जी भी चले जाएंगे 1991 में। उसी समय फिर एक घटना घटेगी। वीडियो मैंने शुरू की थी इंदिरा जी की शहादत से, ख़त्म कर रहा हूं राजीव गांधी जी की शहादत पर। 1991 में मई महीने में चुनाव प्रचार करते समय तमिलनाडु में
बम से इनको उड़ा दिया जाता है, ये शहीद हो जाते हैं। उस शहीद होने की सहानुभूति से कांग्रेस की तरफ दक्षिण भारत कम से कम लौटता, उत्तर भारत तो नहीं लौटा था, जिसकी वजह से कांग्रेस 1991 में बड़ी मार्जिन से जीतती है, पूर्ण बहुमत में तो नहीं आती है। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के ओर से प्रधानमंत्री बनते हैं और देश आगे चलने लगता है। इधर उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, चुनाव में बीजेपी जीत कर आती है। लोधिस्त जात से आने वाले ओबीसी नेता कल्याण सिंह जी को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है और एक साल के भीतर 6 दिसंबर 1992 को पूरी सुनियोजित तरीके से सरकार मौन समर्थन दे करके भीड़ के माध्यम से संविधान का अतिक्रमण करते हुए, ये मेरे वाक्य नहीं है, ये कोर्ट के वाक्य है, संविधान का अतिक्रमण और मेरे वाक्य नहीं है, ढांचे की रखवाली करना संविधान की शपथ में है, इस नाते मैं करूंगा, ये एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने उस समय। तो ये उनके कथन है, नहीं तो आज लोग जोड़ेंगे कि ढांचे का गिराना असंवैधानिक ही बोल रहे हैं। आपका नेता क्या बोल रहा था, मैं वही बोल रहा हूं जो वो बोला है। और ढांचा गिर जाता है। भारत में 1992 में एक ढांचा गिराया जाता है, धार्मिक ढांचा। यहाँ के 9 साल बाद 2001 में अफगानिस्तान में एक ढांचा गिराया जाएगा। बामियान में गौतम बुद्ध की वह मूर्ति तोड़ी जाएगी, डायनामाइट से उड़ाई जाएगी तालिबानियों द्वारा, जिस मूर्ति के नीचे न जाने कितनी बार मोहम्मद साहब भी बैठे रहे होंगे 7वीं सदी में, जब वो व्यापारिक यात्राओं पर रहते रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और विषय पर। धन्यवाद।